तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपने फंक्शन लिया। आई होप मैंने डोमेन, इसका डोमेन और रेंज समझा दिया कि सबका डोमेन और रेंज समझा दिया, हो गया होगा ना डोमेन और रेंज। तो आपको पता है कि x जो है x बिलोंग्स टू r होता है, मतलब क्या कि साइन में अगर आप कोई भी, आई थिंक मैंने सबका डोमेन और रेंज समझा चुका हूँ, इनवर्स बताना बाकी था। तो साइन में कोई भी एंगल पुटअप करो आप, साइन कभी भी नॉट डिफाइंड आता, मतलब साइन में आप कोई भी एंगल पुटअप कर सकते हो। जब साइन में अगर आप कोई भी एंगल पुटअप कर सकते हो तो x बिलोंग्स टू क्या लिखा जाता है, r। और सबको पता है y जो है वो साइन का आंसर है, तो y बिलोंग्स टू होता है -1 to 1। तो साइन का आंसर जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। इनफैक्ट ऐसा डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं रेंज। ऐसा मैं ऑल 6 फंक्शन को सिखा चुका हूं आपको। तो अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको अगर याद होगा, मैं दोबारा नहीं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपको याद होगा तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, राइट? आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एंगल रहेगा 0, इधर रहेगा 90, इधर रहेगा 180, इधर 3π/2 270 और ये 2π, है ना? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा इधर रहेगा -π/2, इधर रहेगा -π, -3π/2 और ये रहेगा -2π। तो जब ग्राफ को स्टडी करते हैं साइन के ग्राफ को, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहां से मतलब इस वैल्यू, मतलब यहां से लेके, जिसको मैं ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये जितना इंटरवल है, बेसिकली ये जो कर्व है, इस कर्व में आपका जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 और ऑन टू दोनों भी है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं बोलूंगा आप बस चेक करो कि -π/2 के लिए आंसर कितना आया आपका। तो -π/2 के लिए आंसर जो है आपका ग्राफ जो है, ये क्या है, -1 है ना यहाँ पे। तो -π/2 के लिए आंसर कितना है आपका, -1। जीरो के लिए आंसर, साइन 0 के लिए 0, और साइन 90 के लिए आंसर कितना है, 1। दूसरी चीज, इधर बीच में जितने भी एंगल है ये, इन सब के लिए आंसर चाहिए तो ऐसा ऊपर कर्व के ऊपर ऐसे जाके निकाल सकते हैं, ठीक है? और जितने भी इधर बीच में एंगल है उनके लिए भी आपको आंसर ऐसे आ जाएंगे। तो मैं देख पा रहा हूं कि इधर जो बीच में एंगल है उनके आंसर्स निगेटिव है, और इधर जो बीच में एंगल है उनके आंसर्स पॉजिटिव है और अलग अलग है। तो आंसर्स रिपीट नहीं हो रहे। कहां से लेके कहां तक, -π/2 से लेके +π/2 तक। ऐसे मत सोचो कि आपको पता नहीं, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। तो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आंसर्स आपके रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट ना होना मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 है और सबका आंसर एग्जिस्ट करता है। अगर आप इंटरवल, इस इंटरवल में देखोगे तो ऐसा कोई एंगल नहीं आएगा कि जिसके लिए आपका फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड, राइट? तो फिर फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, दोनों है यहां से लेके यहां तक। तो अगर फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है तो फंक्शन का क्या इनवर्स, क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर साइन का इनवर्स जो है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, जिससे मैंने अगेन ये पिंक कलर से मैंने मार्क किया है। सो -π/2 से लेके +π/2, इतने इंटरवल में साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने तुमसे पूछा था कि चलो मुझे और इंटरवल बताओ जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा आपको, मतलब जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो तुमने करेक्टली आइडेंटिफाई किया था, अगर आपको याद हो तो आपने अगला इंटरवल मुझे ये बताया था। क्यों? तो बेसिकली इधर जो एंगल है उनके आंसर्स निगेटिव है क्योंकि कर्व नीचे है, और इधर जो एंगल है उनके आंसर्स, क्योंकि कर्व कहाँ है, ऊपर है, तो आंसर्स रिपीट नहीं हो रहे। आंसर्स रिपीट ना होना मतलब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इधर क्या एग्जिस्ट करेगा बोलो, इनवर्स। तो मैंने इंटरवल लिखे थे, तो पहला इंटरवल मैंने लिखा था -π/2 से, बोलो -π/2 से +π/2। दूसरा इंटरवल हमने इस तरफ लिखा था +π/2 से लेके 3π/2। और बोलो, फिर यहाँ पे अगर मैं इधर इस वाले पार्ट में देखूं, अगर आप इसको भी देखोगे यहां से यहां तक, ये इधर 5π/2 होता है ना, तो अभी इसके बीच में अगर आप देखोगे तो अगेन ये एंगल के लिए आंसर्स नीचे रहेंगे, इन एंगल्स के लिए आंसर्स ऊपर रहेंगे, तो आंसर्स तो अलग अलग है। सो देयरफॉर आपका आया 3π/2 से लेके 5π/2, 3π/2 से लेके 5π/2। तो ये वो इंटरवल है जिसमें आपका फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी। अब ऐसे इंटरवल इनफाइनाइट है, ऐसे इंटरवल इस तरफ भी है, ऐसे इंटरवल देखो, ये ग्रीन वाला देखो, ये वाला ग्रीन वाला, ठीक है? देखो यहां से लेके यहां तक, तो -π से लेके -3π/2 के लिए जो आंसर है वो कहाँ है, ऊपर, और इसके बीच में जो एंगल है उनके लिए आंसर
नीचे, राइट। तो फिर अगला इंटरवल इस तरफ कौन हुआ बोलो, -3π/2 से -π/2, -3π/2 से लेके -π/2। तुम में से अगर कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, -2π से लेके -π तक ले लो, यहां से यहां तक का इंटरवल लो, ये यहां से ये इंटरवल लो, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, तो इधर एंगल्स है, उनके लिए आंसर्स कहाँ है, ऊपर, और इधर जो एंगल है उनके लिए भी आंसर्स, तो फिर रिपीट होंगे। कैसे, ऊपर है मतलब इधर होंगे ना आंसर्स, ऐसे, तो इधर भी ऐसे होंगे, सेम सेम आंसर्स रिपीट होंगे। तो देयरफॉर ये इंटरवल में फंक्शन ऑन टू तो है, क्योंकि सबके आंसर्स आ रहे हैं, बट क्या नहीं है बोलो, 1 1 नहीं है। तो आंसर होना भी जरूरी है और आंसर रिपीट होना भी नहीं होने चाहिए, है ना। आंसर्स क्या नहीं होने चाहिए, राइट। तो ये इंटरवल ले सकता हूँ मैं, नहीं ले सकता हूँ, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे जितने भी इंटरवल है जो मैंने इधर लिखे हुए, इन इंटरवल में साइन का क्या एग्जिस्ट करता है बोलो, इनवर्स। अच्छा, आउट ऑफ ऑल दिस इंटरवल्स, जो इंटरवल क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है और पॉजिटिव है, मैक्सिमम पॉजिटिव है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कौन होगा इनमें से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यस ये होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये साइन इनवर्स का क्या होता था बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अगर आपको याद होगा तो, राइट। सो देयरफॉर इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट पूरे डोमेन में नहीं करता, वो छोटे छोटे इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, बराबर है। ऐसा हमें एक ही फंक्शन के लिए नहीं सीखना है, हमारे पास ऐसे टोटल कितने फंक्शन है, 6, तो हमें सारे ऑल 6 फंक्शंस के लिए ये सीखना है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे, और अगला सेकेंड फंक्शन शुरू करते हैं। बोलो जरा सेकेंड फंक्शन क्या रहेगा। तो सेकेंड फंक्शन हमारा रहेगा y इज इक्वल टू cos x, सेकेंड फंक्शन, ओके। और जरा याद करके बताओ कि cos किसी एंगल के लिए नॉट डिफाइंड आता है क्या, हाँ। अगर आपने cos का टेबल पूरा देखा, याद करो, बस बैठे मत रहो, बस हो गया अभी, याद करो मैं जो बोल रहा हूँ। तो cos 0 1 है, cos 30 कितना है, √3/2, cos 45 1/√2 है, cos 60 कितना है, 1/2, और cos 90 कितना है, 0 है। कभी भी नॉट डिफाइंड आया, नहीं आया, मतलब cos कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आता। तो cos का जो एंगल है मतलब x, वो आप कोई भी पुट कर सकते हो, कोई भी मतलब ऑल एंगल, है कि नहीं। और अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा या 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होगा, तो cos का जो आंसर है मतलब y, तो cos का आंसर कभी भी -1 और 1 के बाहर जाता, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इज 1, मिनिमम वैल्यू इज, एंड अदरवाइज वो हमेशा किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में, ठीक। पिछला लेक्चर आप देखो चाहिए तो, अगर आपको याद नहीं तो पिछले लेक्चर का आप लोग रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने cos के बारे में जो भी आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपने याद किया, बराबर है। अब मुझे cos का ग्राफ चाहिए, क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे ये चेक करना है कि cos कौन से इंटरवल में 1 1 है और ऑन टू, 1 1 ऑन टू दोनों भी है, क्योंकि जिस इंटरवल में 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, वो उस इंटरवल में उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स। तो चलो उसके लिए cos का क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ। तो आपको अगर याद होगा तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग इधर ये x एक्सिस होगा, ये नेगेटिव x एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस होगा, ये ओरिजिन होगा, राइट। अब आगे सुनना, तो ये देखो, ये cos के साथ जो एंगल है वो x है, और cos का जो आंसर है वो y, राइट। तो x एक्सिस पे एंगल लिए जाएंगे और y एक्सिस पे cos के आंसर लिए जाएंगे। एंगल हम लोग 11th स्टैंडर्ड से ये वाले एंगल लेते हैं, 0, π/2, π, 3π/2 और 2π, यही वाले एंगल। क्यों, पहली चीज तो आपको पता है वैल्यूज वो ली जाती है जिनमें इक्वल डिफरेंस हो, तो इन सब में इक्वल डिफरेंस है 90 का। और दूसरी चीज ये है कि इनका आंसर ओरली याद रहता है, इसलिए ये वैल्यूज बेटर है याद रखने के लिए या ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरफ होगा -π/2, इस तरफ होगा -π, इस तरफ होगा -3π/2, और यहाँ होगा -2π। अब आपको, अच्छा दूसरी चीज आपको ये पता है कि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, मतलब ग्राफ इसके नीचे नहीं जाएगा, ग्राफ इसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट। कर्व जो है cos का। अब आपको क्या चाहिए, तो आपको वैल्यूज चाहिए, पॉइंट चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो आप अगर याद करो मैं तुम्हें कैसे करवाता था ये, तो सपोज ये x है, ये y है, सेम प्रोसेस हम लोग 11 में भी कर चुके हैं। और सपोज राइट साइड के एंगल पहले लेते हैं, 0, π/2, π, 3π/2 और 2π। तो जरा सोचो, cos अभी और फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x, तो अगर आपने सबसे पहले 0 पुट किया तो cos 0 कितना आएगा, 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर आपने π/2 पुटअप किया, इधर ध्यान होना चाहिए, π/2 पुटअप किया तो cos 90 कितना होता है, 0, फिर 180 पुटअप किया
जिसको नहीं याद है वो ऐसे भी याद कर लो, ये 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं स्ट्रांग है तब भी अगर आप ध्यान से देखोगे लेक्चर तब भी हो जाएगा। अभी मुझे बताओ, आपके पास हमेशा का डायलॉग है, जिन एंगल का पोजीशन सेम है उन एंगल के लिए आंसर, और जिन एंगल का पोजीशन ऑपोजिट उनका आंसर भी ऑपोजिट। तो ये दिमाग में याद रखना। तो मुझे बताओ cos 0 कितना होता है 1, तो cos 2 पाई भी कितना होगा 1 ही होगा, और cos 180 जो है ये ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है, तो ये 1 है तो इधर कितना होगा, और सबको पता है cos 90 कितना होता है 0, तो cos 3 पाई बाई 2 इसके ऑपोजिट होगा, बट 0 के ऑपोजिट कुछ नहीं होता, तो दैट इज 0, राइट। तो जल्दी बोलो, cos 180 कितना होता है -1, यू कैन सी cos 270 कितना होता है 0 एंड cos 2 पाई कितना होता है 1, और रीजन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या है 0,1, फिर पाई बाई 2, 0, पाई -1, पाई -1, और जो भी है आगे। तो बोलो पहला पॉइंट x0 है और y1 है, तो x0 मतलब x नहीं है, x मत लो, खाली क्या लो y, कितना लो बोलो 1, y1 है, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। अगला पॉइंट x है कितना पाई बाई 2, और y कितना है मतलब y नहीं है, खाली x है कितना पाई बाई 2, तो दे दो, अगला पॉइंट ये रहेगा। तीसरा पॉइंट x कितना है पाई और y कितना है -1, तो x पाई और y -1, देखो अगला पॉइंट ये रहेगा। और फिर x कितना है 3 पाई बाई 2 और y क्या है y नहीं है, मतलब खाली x है। और अगला पॉइंट है x 2 पाई और y कितना, तो x 2 पाई और y 1, ध्यान देते रहना। ओके, अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करते हम लोग, 11 से हमने पता ही है। ओके, सो इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा राइट साइड का। अब हमें लेफ्ट साइड का ग्राफ चाहिए, तो लेफ्ट साइड के लिए दोबारा ऐसे पॉइंट नहीं बनाएंगे, टाइम जाता है। मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। सबको पता है कि कॉस का एंगल जब निगेटिव होता है तो क्या होता है, तो आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब मैंने तुम्हें यह समझा है कि जिसका एंगल निगेटिव होता है, मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल निगेटिव होता है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे जो अपने निगेटिव एंगल को खा जाते हैं और बाकी ओमिट करते मतलब बाहर निकालते, बराबर है। तो खाने वाले याद रखने आपको, क्योंकि खाने वाले कम है, ओमिट करने वाले ज्यादा है, तो खाने वाले दो ही है, कौन, कॉस और सेक। तो कॉस अपना निगेटिव एंगल खा जाता है, मतलब गायब कर देता है, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा फिजिक्स वाला लॉजिक लगाओ। अब मुझे तो कॉस का एंगल निगेटिव है और इधर कॉस का एंगल, फिर भी आंसर क्या है इक्वल है ना। ये देखो कॉस और एंगल क्या है पॉजिटिव है, और इधर कॉस और एंगल क्या है, तो आंसर फिर भी इधर बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब कॉस का एंगल निगेटिव हो या कॉस का एंगल, आंसर क्या रहेगा इक्वल रहेगा। मतलब कॉस पाई बाई 2 पॉजिटिव एंगल है ना, तो पाई बाई 2 के लिए आंसर कितना है आपका 0, तो माइनस पाई बाई 2 के लिए भी कितना आएगा 0 ही आएगा। ये उसका मतलब है, मतलब जितना आंसर आपके पॉजिटिव एंगल के लिए है उतना ही आंसर आपके निगेटिव एंगल के लिए भी है। अरे हाँ या ना, तो दोबारा ये सब बनाने की जरूरत, बस उसी लॉजिक से चलो। अब मुझे बताओ पाई बाई 2 के लिए आंसर कितना था बोलो 0, तो माइनस पाई बाई 2 के लिए भी क्या रहेगा 0, मतलब वही पे। फिर पाई के लिए कितना था -1, तो माइनस पाई के लिए भी कितना रहेगा -1, सेम टू सेम। नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ, जितना आंसर पॉजिटिव एंगल के लिए उतना आंसर ऐसा होता है कॉस और सेक के लिए। अच्छा आगे बोलो, 3 पाई बाई 2 के लिए आंसर क्या है 0, तो -3 पाई बाई 2 के लिए भी 0 रहेगा, और 2 पाई के लिए कितना है 1, पॉजिटिव 1, तो -2 पाई के लिए भी क्या रहेगा पॉजिटिव 1। बस हो गया पॉइंट, आगे इनको ज्वाइन कर दो और ये बन गया आपका ग्राफ। क्लियर है क्या। अब इस ग्राफ को स्टडी करेंगे और तुम लोग अच्छे से देख के बताओगे मुझे वो इंटरवल, बड़ा मैक्सिमम पॉसिबल इंटरवल, हाँ ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल इंटरवल जिसमें फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। मतलब क्या आंसर भी आता है, आंसर तो आता ही है बट आंसर रिपीट नहीं होते। तो आप वो वाला मुझे इंटरवल बताओ जिसमें फंक्शन का मतलब कॉस के आंसर क्या नहीं होते, रिपीट नहीं होते। पहले मैं बताता हूँ रिपीट होना क्या होता है, पहले ये समझाता हूँ। तो अगर तुम में से कोई इंटरवल मुझे -π/2 से लेके π/2 देगा, तो -π/2 के लिए आंसर 0 है, यही पे है, और π/2 के लिए भी क्या है 0 है, तो फिर इस इंटरवल में तो आंसर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। अरे आया ना, तो ऐसा इंटरवल नहीं चलेगा फिर। तो टेल मी इंटरवल जो मैक्सिमम पॉसिबल हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो और उसमें आंसर क्या ना हो
रिपीट ना हो, ठीक है। अच्छा बोलो, माइनस पाई टू 0, ओके, और 0 टू पाई, और सही, ठीक है ठीक है। तो जिसने भी माइनस पाई टू 0 बोला करेक्ट बोला। माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू में जो ग्राफ है वो कहाँ है, नीचे, तो आंसर निगेटिव है। और पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से 0 के लिए ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, तो आंसर क्या है, पॉजिटिव है। तो माइनस पाई से लेके 0 में आंसर्स क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, तो फिर उनमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। अगला इंटरवल मुझे किसी ने बोला 0 टू पाई, तो 0 टू पाई के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक 0 टू पाई बाई टू और दूसरा पाई बाई टू टू पाई। तो 0 टू पाई में कर्व ऊपर है मतलब पॉजिटिव, और पाई बाई टू से लेके पाई में कर्व का है नीचे, तो आंसर निगेटिव, मतलब आंसर रिपीट होते नहीं है, ये भी एग्री करता हूं। और इंटरवल बोलो, शाबाश, पाई से 2 पाई, और -2 पाई से, कहा इधर ना, हाँ ठीक है, -2 पाई से, देखो ये -2 पाई से माइनस पाई, ये ठीक है, करेक्ट है, एजुम, ठीक है, सही बोला आपने। तो ये सारे इंटरवल वो है जिनमें क्या नहीं होता बोलो, जिनमें फंक्शन का आंसर रिपीट होता नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे इंटरवल आएंगे। अच्छा, इनमें वो इंटरवल बताओ जो क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है, ये जो इंटरवल आए तुम्हें उसमें क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन और पॉजिटिव, हाँ करेक्ट, क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन एंड पॉजिटिव, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलेंगे, तुम बोलोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब, तो जब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ कॉस का इनवर्स कौन से इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं, तो आप कौन सा वाला बताओगे, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा बताए, तो हम लोग कौन सा बताएंगे बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, रीड ऐसे ही करते हैं ना, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको कोई कंफ्यूजन है क्या कि मैंने खाली 0 टू पाई बाई टू क्यों नहीं लिया, 0 टू पाई क्यों लिया, तो अगर मैं 0 टू पाई बाई टू लू तो आंसर सबके ऊपर है, और एग्री करता हूं रिपीट नहीं होता, बट वो छोटा है ना, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब बड़ा भी हो और आंसर्स रिपीट भी ना हो, तो इसलिए 0 टू पाई सही है। बट कोई बोलेगा सर बड़ा ही चाहिए तो 0 टू 3 पाई बाई टू लो, फिर 0 टू 3 पाई बाई टू। बट आप एक बात नोटिस करो, 0 टू 3 पाई बाई टू में 0 टू पाई बाई टू के आंसर तो ऊपर है, बट पाई बाई टू से लेके पाई के आंसर कहाँ है, नीचे, और पाई से लेके 3 पाई बाई टू के भी आंसर कहाँ है, तो फिर दोनों के कर्व नीचे है, तो फिर आंसर्स क्या होने वाले, रिपीट होने वाले, तो आपको कहां से कहां लेना चाहिए, 0 से, दैट इज करेक्ट थिंग, राइट, और जो भी आपने और बताया वो भी करेक्ट ही है। अरे क्लियर है कि नहीं। तो ये जो इंटरवल है, इनमें जो जो इंटरवल हमने डिस्कस किए उनमें कॉस का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं फिर, मैं बोल सकता हूं कि इधर इन दिस इंटरवल्स cos x is 1 1 and on 2, hence what, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ठीक है। एंड ये जो है वो तुम्हारा कौन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब आगे चल के हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे, इनवर्स फंक्शन को। तो चलो इधर ध्यान दो सब लोग अभी, तो कॉस के इनवर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, बट कॉस के इनवर्स को डिफाइन करने के पहले आप ये याद करो कि इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपके पास एक सादा फंक्शन होता है, दैट इज फंक्शन a टू b, है ना, तो ये एक सिंपल फंक्शन है, और इसका इनवर्स कैसे लिखा जाता है, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स कैसे लिखा जाता है देख लो। तो बस आपको इस फंक्शन के पावर में क्या लिखना है, -1, तो -1 नंबर है कि -1 इज अ सिंबल, सिंबल इनवर्स का सिंबल है वो, नंबर मत लेना उसको। तो ये -1 मतलब फंक्शन का क्या, इनवर्स, और आपको पता है ये डोमेन होता है, और ये कौन होता है, रेंज होता है, राइट। तो अब इनवर्स में ये उल्टा हो जाता है, जो डोमेन है वो बन जाता है रेंज, और जो रेंज है वो बन जाता है डोमेन, राइट, ये होता है डेफिनेशन। तो ये कौन है, तुम्हारा फंक्शन है, और ये फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। ये पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं मैं, बस तुम्हें याद दिला रहा हूं, गैप ज्यादा है तो इसलिए याद दिला रहा हूं। अब मुझे बताओ, अभी अभी हमने कौन से फंक्शन के बारे में सीखा, cos x,
कॉस एक्स फंक्शन के बारे में सीखा। कॉस का जो डोमेन है, डोमेन मतलब कॉस को कौन से एंगल चलेंगे, तो वो है आर। आर मतलब ऑल एंगल। कॉस में कोई भी एंगल पुटअप करो, कभी भी आंसर नॉट डिफाइंड आता नहीं है। और कॉस का जो रेंज है, रेंज मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आंसर, तो कॉस का मैक्सिमम पॉसिबल आंसर कितना होता है, -1 to 1। बट ये कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, हमें उसका क्या चाहिए, इनवर्स। तो अब हमें चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जरा याद करो मैंने तरीका क्या बताया था, इजी क्या बताया था तुमको, इजीली कैसे याद रखने का। तो अब मुझे बताओ, अभी हमें कॉस का क्या चाहिए, बोलो इनवर्स। तो मैंने तुम्हें क्या बोला, फंक्शन का इनवर्स लिखना है तो उसके फंक्शन के पावर में क्या दो, -1। तो यहाँ पे फंक्शन कॉस है, कॉस एक्स नहीं है, कॉस है, राइट। अच्छा देखो, तुम बोलोगे इस तरह ऐसा क्यों, कॉस फंक्शन है, एक्स क्यों नहीं। आप कॉस के जगह पे साइन लिख सकते हो, तो वो फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। कॉस एक्स और साइन एक्स सेम है कि अलग अलग है, तो वो कॉस के जगह पे साइन आने से अलग अलग हुए कि एक्स की जगह एक्स चेंज करने से अलग अलग हुए। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ये कॉस एक्स है और इस एक्स की जगह पे पी लिख दिया, तो ये भी कॉस का फंक्शन, ये भी एंगल अलग अलग है, बट क्या फंक्शन अलग है क्या, दोनों भी कॉस में ही है। तो ये भी कोसाइन फंक्शन है, ये भी कोसाइन फंक्शन। कोसाइन कॉस का फुल नेम है, अरे हाँ या ना। सो देयरफॉर अगर आपको फंक्शन, मतलब फंक्शन कब अलग होता है, जब वो कोई अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे फंक्शन कौन है, बोलो कॉस है, तो मुझे उसका क्या चाहिए, इनवर्स। लिख दिया, कॉस इनवर्स लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये जो आंसर है, ये एंगल जो है, इधर ये एंगल पुट किया जाता है ना, तो एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। और जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, तो इनवर्स में क्या होता है, डोमेन के जगह पे क्या आता है, रेंज आ जाता है। तो अभी एक्स की जगह पे कौन आएगा, और वाई की जगह पे कौन आएगा, हो गया। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का इनवर्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ y। और मैंने बोला है कि कुछ लोगों जिनको ऐसा ऐसा वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो वो ऐसे याद रखो, y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखा, आप कॉस को अभी इधर भेज दो। ऐसा आप तभी भेज सकते हो जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने चेक किया है कि इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, तो कॉस को अगर इधर भेज दिया तो क्या होगा, कॉस इनवर्स, और ये कौन आएगा, y, और सामने क्या बचेगा। और इसी को ठीक से लिखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आया, कॉस इनवर्स ऑफ y। बट ऐसे करने में 3 स्टेप चले जाते हैं, और ऐसे एक ही स्टेप में लिख के हो जाता है, तो ये मेरे लिए इजी पड़ जाता है लिखना ऐसे, राइट। तुम लोग ऐसे करोगे तो भी चलेगा, रिजल्ट वही रहेगा। बट एनीवेज, तो ये आया y इज इक्वल टू कॉस एक्स का इनवर्स, ठीक है। अब वो इनवर्स कहाँ कहाँ आया, मतलब कौन से इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, किन कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, वो कंडीशंस को भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन लिखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या लिखा है, रेंज, तो वैसे मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी क्या लिखना है, बोलो डोमेन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या लिखना है, रेंज लिखना है, बराबर है। बट आपको पता है कि इनवर्स में उल्टा होता है, जो पहले रेंज था वो अभी क्या बन जाता है, और जो आपका डोमेन था वो क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। अरे आया नहीं, अरे दिमाग गया कि नहीं। तो अब इधर क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा y बिलोंग्स टू -1 to 1, अरे आया नहीं। और एक मिनट, एक मिनट, रेंज का सिंबल पहले क्या था, y था ना। अब रेंज का सिंबल, अभी जो रेंज जो है y का सिंबल था, या रेंज को y डिनोट करता था, अब रेंज को कौन डिनोट करेगा, बोलो x डिनोट करेगा। तो इधर x सिंबल आएगा और इधर y सिंबल आएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज कौन डिनोट करता था, y, तो इनवर्स में वो कौन डिनोट करेगा, x, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कौन डिनोट करता था, x, तो इनवर्स का डोमेन कौन डिनोट करेगा, y। आप देखो ना यहाँ पे आपने वही किया ना, डोमेन के जगह पे क्या लिखा, रेंज, और रेंज के जगह देखो जो हाँ ये रेंज था पहले और ये क्या था, डोमेन। तो अब आपने इसको ऐसे कर दिया, राइट, इंटरचेंज किया, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटरचेंज होते हो। तो मैं वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि पहले इधर x था ना, अब उसकी जगह पे क्या लिखो, y, और बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन मतलब क्या, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कौन से एंगल्स चलेंगे, अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कौन से एंगल्स चलेंगे वो डोमेन में आते थे, और रेंज में क्या आता था, बोलो आंसर्स आता था, याद है ना। तो अब यहाँ पे पहले डोमेन में एंगल आते थे और रेंज में आंसर आते थे। अब यहाँ पे उल्टा होगा, अभी इधर डोमेन में क्या आएंगे, एंगल्स नहीं आएंगे, क्या आएंगे, आंसर आएंगे। तो आंसर क्या है, बोलो
-1 to 1, तो यहाँ लिखोगे -1 to 1, बराबर है। और x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे बोलो, तो आप रेंज था, रेंज में पहले आंसर आता था, तो अभी आंसर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल्स लिखेंगे। तो कौन से एंगल जिनमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 0 to पाई, 0 to पाई, राइट, जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, राइट। सो देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ यहाँ पे लिखा, तो तुम बोलोगे इसका मतलब क्या, हमें नहीं समझा। अरे इसका मतलब ये है कि कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट तभी करेगा जब y किसके बीच में हो और x किसके बीच में हो, 0 और पाई के बीच में। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जब ये दोनों कंडीशन क्या होगी, तो ही किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कॉस का, राइट। अब मुझे नहीं पता ये तुमको समझने में क्यों डिफिकल्ट जा रहा है या व्हाटएवर, तो कितना सिंपल है, जो रेंज था वो अभी डोमेन बनेगा और जो डोमेन था वो क्या बनेगा, रेंज बनेगा, राइट। तो कोई बोलेगा सर फिर x बिलोंग्स टू r ही क्यों नहीं लिखा आपने इधर, राइट। तो मैं r का मतलब होता है ऑल एंगल, तो क्या क्या कॉस का इनवर्स सारे एंगल के लिए एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, कॉस का जो इनवर्स है वो खाली 0 से लेके पाई इस बीच में एग्जिस्ट करता है। तो मैं इधर ऑल एंगल्स लिखूं, r लिखूं कि 0 to पाई लिखूं, राइट। तो इतना तो इजी है, ये समझने में क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो इस तरीके से आपने कॉस का क्या डिफाइन किया बोलो, इनवर्स, राइट। तो ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन फिनिश। तो आपने साइन खत्म किया है, आपने कॉस खत्म किया है। अब तीसरा फंक्शन बोलो कौन है, tan x, y इज इक्वल टू tan x, राइट। और लास्ट में थोड़ा सा, कितने हमारे पास स्लाइड जाएंगे, 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग इधर लिस्ट बना के रखेंगे। पहले लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद लिखेंगे डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर लिखेंगे रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सो बोलो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू साइन x, तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स क्या आया, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। तो साइन अगर इधर जाएगा तो साइन का क्या होगा, इनवर्स, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना आएगा, x, वही तो लिखा है मैंने। फिर उसके बाद अब उसका डोमेन और उसका रेंज, तो आपको पता है ये रहेगा y बिलोंग्स टू -1 to 1, डोमेन मतलब ये, और उसका आंसर मतलब रेंज है x ना, तो x रहेगा दैट इज -π/2 to π/2, राइट। तो माइनस समझो कि रेंज की जगह पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज की जगह पे क्या लिखते हैं, सो बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी है और पॉसिबल आंसर्स याद रखने, ठीक है। सो अच्छा दूसरा बताओ कौन है फंक्शन y इज इक्वल टू cos x, तो ये आएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y। कैसे, आपने cos को इस तरफ भेज दिया तो cos का क्या हो गया, इनवर्स, तो cos इनवर्स y और सामने इधर x बचेगा। अच्छा वंस अगेन cos का जो आंसर है आपको पता है, cos का भी आंसर -1 और 1 के बीच में होता है, राइट। और cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अभी रेंज वेंज छोड़ दो, डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो अभी अभी पढ़ा कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, राइट। तो इस तरीके से आपने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिए। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी नॉलेज नहीं है, उसने एटलीस्ट इतना याद कर लिया, इतना मतलब वो और 4 है ना, एटलीस्ट कम से कम ये वाला स्लाइड याद कर लिया तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो पूरा आना चाहिए, बट क्वेश्चन ही सॉल्व करने तो कम से कम जो मैं जो लास्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ उतना तो कम से कम याद होना चाहिए। अच्छा चलो तीसरा फंक्शन बताओ, y इज इक्वल टू tan x, राइट। तो ये सोच के बताओ कि ये मुझे अभी उसका tan का रेंज और डोमेन लिखना है, राइट। डोमेन मतलब tan को कौन सा एंगल चलते कौन सा एंगल नहीं चलते, राइट, ये लिखना। तो आपको पता है tan 0 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, बराबर है। तो वहीं पे पता चला है कि tan को y एक्सिस वाले एंगल चलते, तो फिर tan का अगर डोमेन अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर से तो वो रहेगा ऑल एंगल, ऑल एंगल में से निकाल दो कौन से वाले एक्सिस के बोलो, y एक्सिस वाले, है ना, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है ना। वापस बोलो इधर क्या होगा, 0 90 180 270 और 360, ओके। सो अब मुझे बताओ कि tan 0 कितना होता है बोलो, 0, tan 2 पाई भी कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है। tan 180 भी कितना होगा, 0, क्योंकि पोजीशन ऑपोजिट है
बट आंसर ऑपोजिट क्या, 0 का ऑपोजिट 0 ही होगा। और tan 90 कितना होता है बोलो, नॉट डिफाइंड। तो tan 3π/2 भी कितना होगा। तो क्लियर कट दिख रहा है कि tan के जो y एक्सिस वाले एंगल है वो एंगल tan के डोमेन में नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके लिए tan क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो आपको ऑल एंगल में से, r मतलब ऑल एंगल, ऑल एंगल में से y एक्सिस वाले एंगल माइनस करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो y एक्सिस वाले एंगल कौन से होते हैं, तो वो होते हैं π/2, 3π/2। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर निकालनी है तो ऑड मतलब 2n-1 और साथ में कौन, π/2, राइट। तो ये हो गया तुम्हारे tan का डोमेन और उसका रेंज। अगर आपको याद हो तो tan का आंसर रियल लाइन में से कुछ भी आ सकता है। कैसे, अभी अगर आप देखोगे तो tan 0 कितना आता है, 0। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर tan 90 कितना आता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इज बेसिकली इनफाइनाइट। तो 0 से सीधा इनफाइनाइट हो गया। मत 0 और इनफाइनाइट के बीच में तो सारे नंबर आते हैं। फिर वो अगेन tan 180 0 हो गया, ठीक है। और tan 3π/2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, बराबर है। सो वापस नॉट डिफाइंड, मतलब ये सारे हो गए, राइट। सो बेसिकली जो है tan का आंसर रियल, ये रियल नंबर की लाइन है। तो रियल नंबर लाइन के ऊपर tan का आंसर कुछ भी आ सकता है। बट मैं पिछली बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वापस से क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मालूम नहीं। सो ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोग इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं निकाल पाएंगे। सो ये आएगा तुम्हारा π/2, पाई 3π/2 और ये 2π, और यही चीज -π/2 -π, सॉरी -3π/2 और -2π, ठीक है। सो अभी आपको पता है कि अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में ग्राफ अगर याद होंगे तो मैं तुम्हें क्या बताता था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर नॉट डिफाइंड आता है, इसके बाद सब में नॉट डिफाइंड आंसर आता है। तो जिन जिन एंगल के लिए आंसर नॉट डिफाइंड आता है उन एंगल से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी और जो वाई एक्सिस से पैरेलल होगी। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है अगर आप लोग इस नंबर लाइन को फॉलो करते हो, वाई एक्सिस को फॉलो करते हो, तो इधर आंसर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, और बहुत ऊपर जाओगे तो नॉट डिफाइंड, नीचे भी बहुत नीचे जाओगे तो नॉट डिफाइंड। तो अब मुझे बताओ tan 90 का आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो 90 में से एक डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन पास करो, उसका मतलब समझाता हूं मैं, उसका यूज समझाता हूं मैं। आप लोग 11 में ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। सो इसको देख लो आपस से, इधर भी -π/2 से एक डॉटेड लाइन जाएगी और इधर भी -3π/2 से एक डॉटेड लाइन जाएगी। अच्छा, किन एंगल से डॉटेड लाइन पास हुई बोलो, जिन एंगल के लिए आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों, उसका रीजन समझेगा ना। तो रीजन ये है कि एक बात बताओ, यहाँ पे अगर बहुत नीचे जाओगे तो नॉट डिफाइंड आता है। तो जैसे अगर इधर 1 आंसर आया तो इधर भी कितना आएगा, 1, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो जैसे इसके बहुत नीचे जाओगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, वैसे इधर भी बहुत नीचे जाओगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। बहुत नीचे जाओगे तो नॉट डिफाइंड, बहुत ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये काम करते हैं वो लोग, ठीक है। सो इस तरीके से, हाँ चलो शुरू हो जाते हैं अभी यहाँ पे। बट उसके लिए वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको तो ये चाहिए ना, वैल्यूज चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। सो चलो इसको पॉइंट भी बनाते हैं, ये एक्स वाई और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई। फंक्शन क्या है बोलो आपका, y इज इक्वल टू tan x, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। सो एंगल्स बताओ क्या क्या एंगल्स है, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। सो पूरा पूरा टेबल में ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, बस यहाँ से याद कर लो। तो tan 0 कितना है बोलो, 0। tan 90 कितना है, tan 180 कितना आया हुआ है, 0। tan 3π/2 कितना आया हुआ है, नॉट डिफाइंड। और tan 2π कहाँ है, कितना है, 0 आ चुका है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो x पहला, सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो x भी 0, y भी 0, x 0 y 0। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो यहां से शुरू होगा, ये यहाँ पे ओरिजिन से शुरू होगा, ठीक है। अगला अगला बोलो नेक्स्ट क्या है, x कितना है, π/2, बट उसके लिए y क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो x π/2 मतलब ये, और y नॉट डिफाइंड मतलब ये। तो नॉट डिफाइंड के सामने और π/2 के ऊपर, मतलब ये वाला पॉइंट, क्लियर है कि नहीं। तो अब आपको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है।
तो आप ज्वाइन कर लो उन दोनों को ऐसे, पर जब ज्वाइन करोगे तो दोनों इसको और इसको पैरेलल रखना, मतलब ऐसा ये वाली लाइन इस डॉटेड लाइन से मीट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मीट करेगी, मतलब अगर इस रेड लाइन ने इस डॉटेड लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर लिया, तो जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट नॉट डिफाइंड आपको पता है बहुत ऊपर होता है, मतलब किसी को पता नहीं नॉट डिफाइंड का है। इनफैक्ट नॉट डिफाइंड पता नहीं, इसलिए तो उसका नाम क्या है? नॉट डिफाइंड। तो अगर वो पता लग गया तो उसको नॉट डिफाइंड थोड़ी ना बोलेंगे। इसीलिए आप लोगों को ये जो कर्व है वो नॉट डिफाइंड पे जा रहा है, तो नॉट डिफाइंड बहुत ऊपर है, तो जीरो से नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो आपको नॉट डिफाइंड हो रहा है तो आपको इसको पैरेलल करके छोड़ देना चाहिए, राइट? ये डॉटेड लाइन से मीट नहीं करवाना चाहिए। सो इस तरीके से हो गया आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दोनों ड्रॉ हो गए। अब आगे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बोलो। 180 के लिए आंसर क्या है बोलो? 0, मतलब x मतलब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है y 180, सॉरी x 180 और y कितना? 0। तो x 180 और y 0, y 0 है ना, मतलब y है ही नहीं, तो खाली कौन है बोलो? x से। तो अगला पॉइंट कितना है बोलो? x कितना है वो बोलो? अगला पॉइंट बोलो ना, x कितना है? पाई, और y कितना है? तो अगले अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए पाई कॉमा 0, तो पाई कॉमा 0, तो x इज पाई, y इज 0, y 0 मतलब y है ही नहीं, खाली कौन है? x है, कितना है वो? पाई। तो अगला पॉइंट ये है। तो अभी आपको पिछले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ क्या करना है? ज्वाइन करना है, क्योंकि पूरा कर्व ज्वाइन करना है हमें। तो अब अगर मैं पूरा, तो फिर पिछला पॉइंट ये है ना, तो इन्फिनिटी से मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो फिर अगर मैं ऐसे लेके आऊंगा इसको, इन्फिनिटी से 0, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कारण बताता हूं मैं, ठीक है? कारण ये है कि मुझे बताओ 0 to π/2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। π/2 से 180 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। तो सब लोग इधर ध्यान दो अभी यहाँ पे, तो 90 से 180, 90 से 180 आपका कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव के नेगेटिव है? तो ये ऑल सिल्वर टी कप्स, तो यहाँ पे सिल्वर मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, यही दोनों इधर पॉजिटिव आते, बाकी सब क्या आते? तो फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए? बट अगर आप π/2 से लेके पाई के बीच में कर्व चेक करोगे तो ऊपर आ रहा है, और ऊपर आना मतलब आंसर क्या होना? पॉजिटिव। तो ये रॉन्ग है ना। बट तुम बोलोगे सर आपको तो पिछला पॉइंट इंफिनिटी पे और अभी वाला पॉइंट ये है, तो इंफिनिटी से लेके वहां पे तो कर्व ज्वाइन करना ही है। तो मैं बोलूंगा इंफिनिटी नीचे भी तो है, तो आप इंफिनिटी से 0 या इंफिनिटी से पाई नीचे से आ जाओ, ऐसे आ जाओ, राइट? ऊपर से मत आओ। सो इंफिनिटी आपके पास दोनों तरफ से, तो आपको ये डिसाइड करना है कि इंफिनिटी से अगर यहाँ आना है तो ऊपर वाले इंफिनिटी से आना है कि नीचे वाले इंफिनिटी से आना है। वो डिपेंड करता है कि जिस इंटरवल की हम लोग बात कर रहे हैं उस इंटरवल में वो फंक्शन पॉजिटिव है कि, तो π/2 से लेके पाई में फंक्शन क्या है? नेगेटिव है, तो आपको नीचे वाले इंफिनिटी से ऊपर लेके आना चाहिए, राइट? फिर अगला पॉइंट बोलो जरा। अगला पॉइंट है 3π/2। 3π/2 के लिए आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। तो x 3π/2 और y नॉट डिफाइंड, तो 3π/2 के ऊपर और नॉट डिफाइंड के सामने, तो ये देखो नॉट डिफाइंड यहाँ है, तो नॉट डिफाइंड के सामने 3π/2 के ऊपर, तो अगला पॉइंट ये आया। बराबर है? तो अभी कर्व मुझे क्या करना है? अभी फिलहाल कर्व यहाँ है ना, राइट? यहाँ से यहाँ है, तो अभी मुझे कर्व यहाँ से इधर ऊपर लेके जाना है, राइट? तो फिर यहाँ से, क्योंकि ऊपर इंफिनिटी है ना, बट अगेन तुम में से कोई बोलेगा सर इंफिनिटी तो नीचे भी है, तो यहाँ से नीचे भी लेके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये डिसाइड करना है कि यहाँ से ऊपर वाले इंफिनिटी पे जाना है कि यहाँ से नीचे वाले इंफिनिटी पे जाना है। तो आप ये देखो, ये पाई से लेके 3π/2 है ना, पाई टू 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। पाई टू 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं नीचे वाले इंफिनिटी की तरफ जाऊं तो आंसर नीचे आएगा, और नीचे मतलब नेगेटिव। बट थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan क्या होता है? तो आपको कर्व कौन सा वाला चाहिए बोलो? ऊपर वाला। सो इस तरीके से आपका कर्व ऊपर जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी आगे वाला पॉइंट बोलो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2π। x से 2π और y कितना? 0। y 0 मतलब y है ही नहीं, खाली x से कितना बोलो? 2π। तो फिलहाल कर्व कहाँ है? इधर ऊपर है, उसको यहां से यहां लेके आना है, इन्फिनिटी से यहां लेके आना है। बट इन्फिनिटी तो हमारे पास दो जगह पे है, एक तो ऊपर भी इन्फिनिटी और, तो नीचे वाले इन्फिनिटी से यहां आना है कि ऊपर वाले इन्फिनिटी से यहां आना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगेन ये डिसाइड होगा इस इंटरवल से
तो 3π/2 से लेके 2π ना, तो 3π/2 से लेके 2π कौन सा क्वाड्रेंट है ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल, यही दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब, तो फिर tan इसमें निगेटिव है, इसका मतलब आपका कर्व आंसर निगेटिव आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अगर ऊपर वाले इन्फिनिटी से यहाँ आ जाओगे तो कर्व ऊपर आएगा और आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ऊपर वाले इन्फिनिटी से नहीं आना चाहिए, आपको यहाँ पे कहाँ से आना चाहिए बोलो, नीचे वाले इन्फिनिटी से। इस तरीके से आपका कर्व आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब हम लोग इधर के लिए चेक करते हैं, बट अगर आपको पैटर्न समझ में आया होगा तो आप ये आगे वाला पैटर्न देखो ना, अगर ये ऐसा ऊपर जाता है तो उसके बाद ये कहाँ आता है, नीचे, तो वही पैटर्न इधर मेंटेन करो ना, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो फिर इसके बाद ये कर्व जो है वो यहाँ पे ऐसे आए, राइट। सिमिलरली पाई के लिए देखो कहाँ गया है, ऊपर, और ये फिर कहाँ है, नीचे, तो वही पैटर्न मेंटेन करो, उससे हमारा टाइम बचेगा, राइट। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो इस तरीके से ये किसका ग्राफ हुआ बोलो, tan का। अब आपको ये सोचना है, मुझे सोच के बताओ वो इंटरवल जिसमें फंक्शन के आंसर क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, इंटरवल मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब सब बड़ा हो और उसमें आंसर क्या ना हो, रिपीट ना हो। तो सोच के बताओ उसको ग्राफ को देख के। हाँ, -π/2 टू, अच्छा चलो, तुम जो बोल रहे हो वो मैं नहीं लेता हूँ, सपोज तुम्हारा उल्टा लेता हूँ, लेट्स से 0 to π, 0 to π क्या होगा 0 to π में, तो बोलो 0 to π में दो टुकड़े होंगे, एक आएगा 0 to π/2 और दूसरा आएगा π/2 से π। तो 0 to π/2 के लिए कर्व ऊपर है तो आंसर पॉजिटिव, और π/2 से लेके π तक कर्व का है तो आंसर निगेटिव। तो ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, मतलब आंसर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे आप 0 to π ले लो, बराबर है, और पीछे कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे -π/2 से क्या लो, +π/2 लो। चलो वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और तुमने नोटिस किया होगा तो मैंने अभी इंटरवल सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, जिसको इंटरवल समझता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बोलो -π/2 से लेके π/2 की बात करते, तो -π/2 के लिए आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड, π/2 के लिए भी आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड, बराबर है। दूसरी चीज, -π/2 से लेके π/2 के बीच में दो इंटरवल आते हैं, मतलब दो टुकड़े बन जाते हैं, एक है -π/2 to 0 और दूसरा है 0 to π/2। तो -π/2 to 0 के लिए ये कहाँ आया, नीचे, और 0 से लेके π/2 के लिए कहाँ आया, ऊपर आया। समझ में आ रहा है क्या? तो आंसर अगेन क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, राइट। तो फिर इसमें भी आंसर्स रिपीट नहीं हो रहे, इसमें भी आंसर रिपीट नहीं हो रहे, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप, वो सिलेक्ट करोगे जो कंटिन्यूएशन में रहेगा। कौन सा सिलेक्ट करोगे, राइट, वो सिलेक्ट करोगे। उसका कारण भी मैं देता हूं। तो कंटिन्यूएशन में कौन सा वाला है, 0 to π वाला है कि -π/2 से लेके +π/2 वाला है, हाँ, -π/2 से लेके +π/2 वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला जो है 0 to π वाला जो है कंटिन्यूएशन में नहीं है, -π/2 से लेके π/2 वाला किसमें है, कंटिन्यूएशन में। तो आप ये वाला इंटरवल लोगे, ठीक है। तो आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी चीज एक बात बताओ, बट चलो इसमें तो मैं उसको, एक मिनट मैं अलग कलर से मार्किंग कर देता हूँ। ओके, ठीक है। सो पहली चीज तो इसमें और एक चीज है, तो अभी मुझे इंटरवल लिखना है, तो अभी मैं इंटरवल ऐसे लिखूं कि मैं इंटरवल ऐसे लिखूं, दोनों में मीनिंग अलग है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। इसका मीनिंग क्या है बोलो, इसका मीनिंग है -π/2 को इंक्लूड मत करो, π/2 को इंक्लूड मत करो, मतलब इन दोनों को इंक्लूड मत करो, बट उनके बीच के सारे एंगल को इंक्लूड करो। और इसका मतलब है -π/2 को भी इंक्लूड करो, π/2 को भी इंक्लूड करो, और उसके बीच वाले को भी इंक्लूड करो। अरे आया या नहीं? तो कौन सा वाला यूज करूं, क्लोज वाला कि ओपन वाला? क्लोज वाला करे कि ओपन वाला करे? एक आंसर दो, बात खत्म करो ना, क्या लगता है? हाँ, सो जिन्होंने ओपन बोला सही बोला, उसका कारण है -π/2 के लिए आंसर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, π/2 के लिए भी आंसर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो जिनको ज्यादा अक्ल नहीं उनके लिए एक बात बोलता हूं, दोनों के लिए आंसर सेम है, तो फिर हम लोग वो तो नहीं ले सकते, बिकॉज जिनके लिए आंसर रिपीट होते हैं वो उसमें फंक्शन 1 1 ऑन टू रहेगा क्या,
तो ये दोनों वैल्यू नहीं ले सकते। पर जिनको टेक्निकलिटी समझता है वो एक बात बताओ, डोमेन और रेंज में, डोमेन में हम लोग कभी भी वो एंगल नहीं लेते जिसके लिए आंसर क्या आ रहा हो, नॉट डिफाइंड। उसका रीजन है, रीजन ये है कि डोमेन और रेंज सेट है और सेट में नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता, बिकॉज सेट तो कलेक्शन होता है। तो नॉट डिफाइंड को कलेक्ट कैसे करोगे, बिकॉज नॉट डिफाइंड सेट क्या होता है, सेट इज द ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब सेट में वही ले सकते जो वेल डिफाइंड हो, मतलब सेट में वो नहीं ले सकते जो वेल डिफाइंड। तो अब मुझे बताओ माइनस पाई बाई टू के लिए आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड। पाई बाई टू के लिए आंसर क्या, ये वेल डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड है। सो देयरफॉर आप इन दोनों को नहीं ले सकते। तो प्रॉब्लम इन दोनों एंगल की वजह से, उनके बीच वाले की वजह से नहीं है, क्योंकि उनके बीच वाले जो एंगल है इनके लिए आंसर पॉजिटिव है और इनके लिए आंसर, और आंसर रिपीट भी नहीं होते। समझा क्या? सो देयरफॉर हमें प्रॉब्लम इन दोनों सेपरेट एंगल से, इंडिविजुअल एंगल से प्रॉब्लम है, उनके बीच वाले एंगल से प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इसलिए आप लोग क्लोज इंटरवल नहीं लोगे। कौन सा इंटरवल लोगे, ओपन इंटरवल, क्योंकि ओपन इंटरवल क्या करता है, तो माइनस पाई बाई टू को एक्सक्लूड करता है, पाई बाई टू को भी एक्सक्लूड करता है, बस उसके बीच के ही एंगल्स देता है। तो उसके बीच के एंगल्स ही चाहिए ना मुझे। तो अब बताओ, या इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बट बाकी एंगल्स के लिए फंक्शन का आंसर रिपीट होता है क्या, नहीं होता। मतलब बाकी एंगल के लिए फंक्शन वन वन भी है और मतलब इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू, सॉरी, इंटरवल क्या हुआ जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बोलो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई, राइट। अब मुझे और इंटरवल बताओ ऐसे जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ हाँ, कितना कितना, पाई बाई टू टू, यस, कंटिन्यूएशन में भी है और आंसर रिपीट भी नहीं होते। और बताओ, हाँ, माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस, एग्रीड। ऐसे इंटरवल दो तीन ही है कि बहुत सारे हैं, राइट। आपने और इधर एंगल लिए होते और ग्राफ बड़ा बनाया होता तो आपको ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल मिलते, समझा कि नहीं, जिनमें इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब मुझे बताओ, इनमें से क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन एज वेल एज पॉजिटिव कौन है, बोलो। ये पॉजिटिव है बट क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन नहीं है, बराबर है। और ये क्या है, आधा है ना पॉजिटिव, आधा पॉजिटिव है और क्लोजेस्ट टू द क्या है, ओरिजिन है। तो ये होगा आपका क्या, बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये कंप्लीट निगेटिव है और क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन भी नहीं है। तो आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं बोलोगे, इसको भी नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे क्या, बोलो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट। तो इस तरीके से इस वाले इंटरवल में ये देखो पिंक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, इस इंटरवल में टैन का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। और भी इंटरवल है जिनमें टैन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट इस इंटरवल में टैन जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए इस इंटरवल को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो ये पता चल गया हमको कि टैन का इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब बस वो लिखो, मतलब इसको डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, कौन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोलो जरा। y इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, tan x, यस, y इज इक्वल टू tan x। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसमें x की जगह पे आप सारे एंगल नहीं पुट कर सकते, बस आप लोग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को पुट मत करना, बाकी सब पुट कर सकते थे। बिकॉज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और tan का जो आंसर है वो कुछ भी होता है, इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब एंगल और रेंज का मतलब आंसर। बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, हाँ, फिलहाल ये कौन है, बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मुझे उसका क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, राइट। चलो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं अभी। तो जल्दी से बोलो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जल्दी बोलो। हाँ, अब y इज इक्वल टू tan x है ना, तो कैसे लिखो इसको, tan को क्या लिखेंगे, tan का इनवर्स, x की जगह पे y और y की जगह पे x, बस हो गया। यहाँ पे भी वही करो। अब ये डोमेन की जगह पे आएगा और ये रेंज की जगह पे आएगा, बराबर है। सो डोमेन जो है इसका क्या होगा, बोलो y बिलोंग्स टू r, ठीक है। आंसर तो अभी भी कुछ भी आ सकता है, राइट। और अब डोमेन, डोमेन मतलब कौन से एंगल, सॉरी अभी रेंज,
बट वो ये आएगा ना। बट आप सबको पता है ये यहाँ पे क्या होता है, इधर ये बेसिकली एंगल्स है, वो एंगल्स जो टैन को चलते। अब आपको यहाँ पे भी एंगल लिखने, वो जो किसको चलते बोलो, इनवर्स, सॉरी टैन इनवर्स को चलते। पर टैन इनवर्स को सारे एंगल थोड़ी ना चलते। इन सारे एंगल्स के लिए टैन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? कुछ कुछ एंगल्स के लिए एग्जिस्ट करता है। उनमें से कौन चलेगा आपको? -π/2 से लेके +π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट। तो जिसको भी ये याद नहीं रहता कि ये कैसे लिखने का, तो आप बस इतना याद रखो, एक तरफ आंसर लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल, बस ये इतना याद रखो आप लोग। ठीक है। और अगर तुमको वो मतलब अगर ये भी कंफ्यूजन है, मतलब मैं तुम्हें और भी शॉर्टकट दे सकता हूं कि एक्स एक्स तुम्हारा मतलब एक्स एंगल में आएगा कि वाई एंगल में आएगा। मतलब इधर एक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल दिख रहा है ना आपको, और वाई इन टर्म्स ऑफ नंबर दिख रहा है, बराबर है। तो मैं आपको ये भी लॉजिक दे सकता हूँ। मतलब आपको एक बात याद करो, सपोज मान लो जैसे हाइपोथेटिकल x इज इक्वल टू मान लो tan इनवर्स, और आपको पता है कि इधर मान लो 1 आ गया, ठीक है, इधर नंबर ही आते हैं, तो फिर ये tan इनवर्स 1 ना, तो tan में 1 कब होता है, tan 45, tan 45, तो tan 1 के जगह पे tan 45 लिखा। सब जानते हैं tan और tan इनवर्स क्या होता है, कैंसिल, वो हम लोग सीखेंगे भी क्यों होता है वो दोबारा। तो इधर कितना आएगा बोलो, π/4। तो x की वैल्यू किस में आई, π/4, मतलब x किस में आया बोलो, एंगल में आया। तो ये लॉजिक हमेशा याद रखने का कि tan इनवर्स का आंसर हमेशा किस में आता है, एंगल में आता है। तो फिर एंगल वाला पार्ट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमेशा x बिलोंग्स टू रहेगा, और आंसर वाला पार्ट हमेशा y बिलोंग्स टू रहेगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, सो ये हो गया आपका तीसरा फंक्शन। वो लिस्ट में जमा कर देता हूँ इसको, तो हमारे पास जो लिस्ट बन रही है, ठीक है, सो ये रन दो। अब हमारे पास आया तीसरा फंक्शन, बोलो तीसरा फंक्शन कौन सा है, बोलो y इज इक्वल टू tan x। इसका इनवर्स बताओ, बोलो x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। अच्छा, अब आपको पता है कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, tan का आंसर कुछ भी हो सकता है, राइट। अब उसकी क्या लिखनी, बोलो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आई, बोलो उसकी x बिलोंग्स टू कितने आई, ओपन इंटरवल π/2 टू -π/2, π/2, एक मिनट, हाँ, निगेटिव वाला हमेशा लेफ्ट में होता है, पॉजिटिव वाला हमेशा राइट में होता है, -π/2 टू π/2, समझा क्या। तो ये आया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आया उसका इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बट रेंज को डायरेक्टली क्या याद रखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, अभी हमारे पास फोर्थ वाला फंक्शन, राइट। सो बोलो tan के बाद क्या लेंगे हम लोग, अभी cot। तो आगे लो y इज इक्वल टू क्या, बोलो cot x। ठीक है, तो दोबारा से ऑलरेडी डोमेन रेंज सिखा चुका हो, फिर भी याद दिलाना पड़ रहा है। तो इधर एंगल कितना है, बोलो 0, इधर π/2, इधर पाई, इधर 3π/2 और इधर 2π। तो cot 0 अगर आपको पता हो तो नॉट डिफाइंड होता है, cot 90 जो है वो होता है 0, tan 180 सॉरी cot 180 जो होता है, बोलो इधर नॉट डिफाइंड, इधर भी क्या आएगा, और cot 3π/2 कितना आएगा, 0, और cot 2π कितना आएगा, नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि cot 0 नॉट डिफाइंड है। और वैसे भी cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, राइट। तो अगर मुझे पता करना है cot 0 कितना होता है, तो थीटा के जगह पे 0 लेना पड़ेगा, तो सामने भी थीटा के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 0। तो सबको पता है tan 0 कितना होता है, 0, और 1/0 कितना आया, नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर हमने पता कर लिया कि cot 0 कितना होता है, बोलो नॉट डिफाइंड, राइट, वही तो मैंने लिखा है, राइट। सो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है, 9th के बच्चे को भी ये बेसिक नॉलेज होता है। सो ये हो गया आपको पता जो cot। तो आपने यहाँ से क्या नोटिस किया, आपने यहाँ से ये नोटिस किया कि cot के जो आंसर है वो x एक्सिस वाले एंगल के लिए क्या आ रहे हैं, नॉट डिफाइंड। मतलब cot के एंगल्स, मतलब cot के डोमेन में ये एक्स एक्सिस वाले एंगल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको पता है डोमेन में वो एंगल नहीं चलते जिनका आंसर क्या आता है। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि डोमेन में जो भी एंगल है उनका आंसर रेंज में होता है, और रेंज एक सेट है,
तो डोमेन में अगर मैं 0 को ले लू तो क्वाड या 2 पाई को ले लू तो 0 या 2 पाई का आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड। तो सेट में नॉट डिफाइंड आ जाएगा, बट सेट में नॉट डिफाइंड चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए डोमेन में भी उसको वो नॉट डिफाइंड जिसका आंसर है वो एंगल डोमेन में नहीं चलेगी, क्योंकि नॉट डिफाइंड या आंसर हमें सेट में नहीं चलता। तो अब मैं क्या लिखूंगा बोलो? तो ये x मतलब कॉट का एंगल या डोमेन। तो कॉट को कौन से एंगल चलेंगे? तो आर मतलब ऑल एंगल्स, सारे एंगल चलेंगे। बस किसको एक्सक्लूड करो बोलो? अच्छा, ये सारे एंगल का मतलब आर होता है ना, तो सारे में से खाली कौन से एक्सिस के निकालने हैं? तो एक्स एक्सिस पे जो एंगल आते हैं वो मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं। तो एक्स एक्सिस वाले एंगल मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, तो ये आएगा आर माइनस एन पाई। 3 बार रिपीट हो रहा है ये, 3 बार। ठीक, जब पहला लेक्चर लिया था इसका तब भी बेसिक रिपीट किया था, पिछले लेक्चर में भी डोमेन और रेंज सिखाया था तब भी सिखाया, अभी भी रिपीट कर रहा हूं। सो ये हो गया क्वाड को जो एंगल चलते हैं। अब क्वाड का आंसर, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था कि क्वाड का जो आंसर है वो कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? वो तो यहां से भी दिख सकता है। क्वाड का आंसर 0 भी होता है, क्वाड का आंसर देखो, क्वाड का आंसर 0 भी होता है, क्वाड का आंसर नॉट डिफाइंड भी होता है। तो जिसका आंसर 0 और नॉट डिफाइंड कुछ भी आता है, 0 और नॉट डिफाइंड मतलब पूरा नंबर लाइन, 0 और मतलब पूरा, और पूरा नंबर लाइन मतलब आर। ठीक है, तो एनीवेज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था, अब हमें खाली ये निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो निकालो कॉट का ग्राफ। सो ये होगा, यहाँ पे कॉट का ग्राफ निकालेंगे। उसके लिए आप शुरू करोगे 0, फिर आपका पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई। और इधर होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो यहाँ आएगा नॉट डिफाइंड। उधर भी आएगा 0 1 2 3 4 5 और बहुत नीचे आओगे तो नॉट डिफाइंड। और वंस अगेन मैंने जो पिछले ग्राफ में बोला था कि आपको क्या करना पड़ता है कि जिनमें एंगल के लिए नॉट डिफाइंड आंसर आता है उन एंगल से डॉटेड लाइन पास करनी पड़ती है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई जो एंगल है उनके लिए क्या आता है बोलो? मल्टीपल ऑफ पाई के लिए क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तो मल्टीपल ऑफ पाई जो है उनके लिए नॉट डिफाइंड। तो ये हुआ मल्टीपल ऑफ पाई के लिए नॉट डिफाइंड। कॉट एक्स की कॉट का डोमेन क्या होता है मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, कॉट का रेंज क्या होता है ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। मैं तुम्हें बता रहा था कि जब भी किसी एंगल के लिए नॉट डिफाइंड आंसर आता है वहां से ऐसी एक डॉटेड लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे नॉट डिफाइंड आंसर आता है कहीं ऊपर जाके, तो फिर इस लाइन पे भी कहीं ऊपर जाके नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड की मार्किंग के लिए जरूरत है। ठीक, सो अभी वो टेबल या फिर जो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट्स, सो ये x हुआ, ये y हुआ, ये x कॉमा y हुआ, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। सो पहले आप ऑलरेडी मैंने इधर बना के रखा हुआ है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड है, कॉट 90 0 है, कॉट 180 नॉट डिफाइंड है, कॉट 3 पाई बाई 2 0 है, ये नॉट डिफाइंड। ओके, तो फिर शुरू हो जाते हैं। 0 है नॉट डिफाइंड के अलावा और कोई आंसर दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो x 0 है और y क्या है? नॉट डिफाइंड। x है ही नहीं, पहला पॉइंट वही है, ये पहला पॉइंट है। x नहीं है, खाली y है, और y कितना है? नॉट डिफाइंड। x नहीं है तो y नॉट डिफाइंड, तो y नॉट डिफाइंड यहाँ है, राइट? तो यहां से शुरू करें, ग्राफ जो है वो इधर से शुरू होगा। नॉट डिफाइंड यही है ना कहीं ऊपर, बट y से बिल्कुल शुरू मत करना, मतलब इधर से ऐसा ऐसा टच करके शुरू मत करना, क्योंकि टच करके शुरू किया मतलब ये हुआ कि नॉट डिफाइंड यहाँ है, बट रियलिटी में नॉट डिफाइंड बहुत ऊपर है, तो आप उसको पैरेलल से शुरू करोगे। एनीवेज, तो ये तो हुआ, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा नॉट डिफाइंड से। फिर अगला पॉइंट, x कितना है? पाई बाई 2, और y कितना है? तो y है ही नहीं, y 0 है, खाली x है, कितना है बोलो? पाई बाई 2, ये होगा x। तो आपको पिछला पॉइंट ये था और अभी वाला पॉइंट ये, तो आपको यहां से यहां आना है, मतलब ग्राफ को ज्वाइन करना है। तो ये कर लिया मैंने ज्वाइन। अब आगे नेक्स्ट, x कितना है? पाई, और y कितना है? नॉट डिफाइंड। तो x पाई ये और y नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जब दो जगह पे,
तो अगर x को मैं पाई पकड़ू, मतलब पाई के ऊपर और नॉट डिफाइंड के सामने, तो अगला पॉइंट ये हो सकता है ये, या फिर ये नीचे भी हो सकता है पाई और नॉट डिफाइंड, ठीक है। और दोनों में से कौन सा, मतलब ग्राफ हम लोग नीचे लेके जाए, नॉट डिफाइंड की तरफ ग्राफ लेके जाना है ना, x कितना पाई और y कितना नॉट डिफाइंड, तो पाई और नॉट डिफाइंड, देखो ये पाई और ये नॉट डिफाइंड, अगला पॉइंट ये, या फिर ये पाई और ये नॉट डिफाइंड ये, तो ग्राफ को ऊपर लेके जाओ कि नीचे लेके जाओ। हाँ ठीक है, पाई बाई 2 से पाई जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो आपको उसको नीचे लेके जाना चाहिए। तो ये हुआ ग्राफ। अब मैं चाहता हूं कि आप पैटर्न नोटिस करो और खत्म कर दो बात, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं मेरे पास, बड़ा टाइम वेस्ट हो गया है। अब इसको देख लो और पैटर्न आगे का भी वैसे रहेगा, तो बस वही कंटिन्यू करो इस तरीके से। तो पाई बाई 2 से पास होने वाला ये, सो ये होगा कॉस का, पैटर्न से हमने ग्राफ कर लिया, ठीक है। बस अभी इसको मुझे ये बता दो कि कहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब वो इंटरवल बताओ जिसमें आंसर रिपीट नहीं होता, मतलब बड़ा इंटरवल होना चाहिए और आंसर रिपीट नहीं होना चाहिए, पक्का? हाँ 0 to पाई, हाँ ठीक है, यहाँ पे आंसर ऊपर है, यहाँ पे आंसर नीचे, रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, एग्री करता हूँ 0 to पाई। पर तुमने एक बात नोटिस करी क्या? अच्छा मुझे बताओ, 0 to पाई तुमने बता दिया तो सही, बट क्लोज इंटरवल लिखो कि ओपन इंटरवल लिखो? क्यों? 0 के लिए आंसर नॉट डिफाइंड है, पाई के लिए भी वो नहीं चलेंगे, ओपन लेना चाहिए, ठीक है, सही बोला आपने। और इंटरवल कौन से बोलोगे फिर तुम लोग? पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, और इधर इस तरफ माइनस पाई टू 0। अच्छा इनमें से और भी है ना, ये तो बहुत सारे हैं, बट इनमें से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा रहेगा? हाँ क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन एंड पॉजिटिव, 0 to पाई क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है और पॉजिटिव है, माइनस पाई टू 0 भी है, ये भी क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है बट निगेटिव है, इसलिए। तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब बस डिफाइन करो इसको मेरे साथ। तो y इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, क्या था, कॉट एक्स था, और x जो था वो r माइनस एन पाई, और ये y था r। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉट को सारे एंगल चलते बट मल्टीपल ऑफ पाई नहीं चलते, इसलिए वो निकाल दिए, और कॉट का आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये हुआ आपका डोमेन और ये हुआ आपका रेंज, बट ये सब तब जब ये कौन सा फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें इसका क्या चाहिए? हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। अब कैसे करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो क्या करेंगे, कॉट एक्स है तो कॉट को क्या लिखूंगा, कॉट इनवर्स, एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे। बस अभी यहाँ पे इधर आंसर लिखोगे और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखोगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आई आपकी, 0 to पाई, और y आंसर तो कुछ भी आता है वो इधर जाएगा, ये इधर जाता है, बट फिर ये नहीं, ये इनवर्स, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एंगल चलते हैं, बट इनवर्स के लिए ये नहीं चलते ना, वो चलते हैं जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये इधर आना चाहिए बट नहीं आता, राइट। आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी होती है, तो इतना याद रखो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे कुछ, बट क्लियर है ये। तो ये लिस्ट में ऐड कर देते हैं इसको। सो क्या है फोर्थ वाला, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स y, कॉट उधर गया तो कॉट इनवर्स हो गया, y बिलोंग्स टू क्या आएगा r, और x बिलोंग्स टू, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम में से जिसको भी मतलब ये सब नहीं आता, कुछ ग्राफ वाफ कुछ नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रट्टा मारो, और ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ और दो और बनेंगे, ये रट्टा मारो, तुमको 100% क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा। मैटर ही नहीं करता कि तुमको इनवर्स समझा है कि नहीं समझा है, तुम बस इसको फॉर्मूला को फॉलो करो, तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, एटलीस्ट फॉर्मूला रट्टा मारो, ठीक है। ये हो गया आपका कॉट हो गया ना अभी, हाँ ठीक है। तो अभी कर लेते हैं दूसरा सेक, सो y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो अब सोच के बताओ, इधर 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, तो सेक 0 कितना होता है, 1 होता है,
चुप बैठेंगे, मैं पता है ना। सेक पाई बाई टू कितना होता है 0, सेक 180 और सेक 3 पाई बाई टू, अच्छा, और सेक 2 पाई, क्योंकि वो दोनों का पोजीशन सेम है तो आंसर भी सेम रहेगा। और अगर आप बोल 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 क्या बोल रहे हैं, सेक पाई बाई टू नॉट डिफाइंड, सही बोला। हाँ, सेक पाई बाई टू नॉट डिफाइंड है, चेक करो इधर, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सेक पाई बाई टू ना, तो वो होगा 1 अपॉन कॉस पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू 0 होता है, 1 अपॉन 0 क्या होता है, तो इसलिए सेक पाई बाई टू नॉट डिफाइंड आएगा, सही बोला। हाँ, अभी इधर आ जाओ। अब ये हुआ x, ये हुआ y, ये हुआ x, y, और ये हुआ तुम्हारा बोलो क्या एंगल था, 0 पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू और 2 पाई, वो ग्राफ के लिए यूज होने वाला है। तो 0 के लिए जब x 0 होता है, देखो इधर वैल्यू लिख के रखिए, x 0 होता है तो आंसर इज 1, पाई बाई टू के लिए नॉट डिफाइंड, पाई के लिए -1 नॉट डिफाइंड, 2 पाई के लिए 1, ठीक। अच्छा, वो रेंज और डोमेन डिसाइड कर लेते हैं। तो सेक में आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब कुछ आंसर, कुछ एंगल ऐसे रहेंगे जो नहीं चलेंगे, तो कौन से एंगल नहीं चलेंगे, वाई एक्सिस वाले। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू मतलब एंगल्स बिलोंग्स टू, और आर मतलब ऑल एंगल्स, तो ऑल एंगल में से कौन से निकालेंगे, वाई एक्सिस वाले। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब भी वाई एक्सिस वाले निकालने होते तो मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू लेता हूँ, और जब भी एक्स वाले निकालने होता तो मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई लेता हूँ। तो ये तो याद ही होना चाहिए। तो 2n माइनस 1 इंटू क्या आएगा, पाई बाई टू, और y बिलोंग्स टू। अब आपको याद होना चाहिए कि सेक का आंसर जो है वो अगर तुमको याद हो तो ये देखो, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट नेगेटिव नॉट डिफाइंड है। अगर तुमको वो डोमेन और रेंज याद हो तो सेक का आंसर 1 आता है, नॉट डिफाइंड आता है, -1 भी आता है और नॉट डिफाइंड आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तुम देखोगे सेक का आंसर कभी भी 0 नहीं आया है, क्योंकि सेक कभी भी -1 और 1 के बीच में होता, मतलब सेक का आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ये सारे लाइन को आर बोलते। तो सेक का जो आंसर है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बस वो किसके बीच में नहीं आ सकता, तो आर मतलब कोई भी रियल नंबर, बस -1 और 1 के बीच में नहीं। तो मैंने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सारे रियल नंबर बस उसमें से निकाल दो, कौन से निकाल दो, -1 और 1 के बीच के, ऐसा क्लोज नहीं, हाँ, नहीं तो क्लोज किया तो -1 भी चला जाएगा, और बट 1 और -1 आंसर तो आते हैं, उनको मत निकालो, उनके बीच वालों को निकालो, क्योंकि उनके बीच वाले आंसर नहीं आते। तो ये तो हुआ कॉस का डोमेन और रेंज, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें तो उसका खाली ग्राफ निकालना है, तो उसका ग्राफ हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 पाई बाई टू, और ये 3 पाई बाई टू, और ये 2 पाई, -पाई बाई टू, पाई, -3 पाई बाई टू और -2 पाई, और यहाँ पे आएगा 1, इधर आएगा, और नीचे आएगा नॉट डिफाइंड, इधर भी आएगा नॉट डिफाइंड। मैं बाउंड्री ड्रॉ करूंगा, पहला बाउंड्री देखो, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो 1 से पास हो रहा है, और एक और डॉटेड लाइन पास कर रहा हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका जो सेक है उसका आंसर कभी भी -1 और 1 के बीच में आता, तो अगर आंसर इसके बीच में नहीं आता तो ग्राफ भी इसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो मेक श्योर करना कि कर्व इसके ऊपर ही रहे और इसके नीचे रहे, इसके अंदर कर्व एंटर ना करे। दूसरी चीज, जिन जिन एंगल के लिए आंसर नॉट डिफाइंड आता है वहां से वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना। तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू के लिए नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा है, तो पाई बाई टू से ड्रॉ होगी, 3 पाई बाई टू से ड्रॉ होगी, क्योंकि ऑड, जो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, और -3 पाई बाई टू, क्योंकि इन सब के लिए आंसर नॉट डिफाइंड है। अब शुरू हो जाएंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले x कितना है 0, y कितना है 1, तो पहला पॉइंट है 0,1, तो x 0 मतलब x नहीं है, खाली y है, कितना है वो 1, तो यहाँ आएगा वो। फिर उसके बाद आगे अगला पॉइंट क्या है, x से पाई बाई टू और y है इनफाइनाइट, तो x से पाई बाई टू, देखो ये पाई बाई टू और ये इनफाइनाइट, तो पाई बाई टू के ऊपर इनफाइनाइट के सामने, तो यहाँ कहीं वो पॉइंट आएगा। मैं इस लाइन पे नहीं लेता हूँ, उसके बाजू में लेता हूं मैं,
राइट। तो हमें ग्राफ ज्वाइन करना है, तो ये देखो ऐसा ग्राफ ज्वाइन होगा, हो गया, पैरेलल रख देना इसको, ठीक है। आगे बोलो, अभी अगला क्या है, x कितना पाई, बट y कितना, तो x पाई, ये देखो इधर है पाई, और y -1, तो -1 के सामने पाई के नीचे, ये देखो अगला पॉइंट ये रहेगा। तो ग्राफ अभी मुझे यहां से यहां लाना है, यहां से मतलब फिलहाल ग्राफ कहां पे, इनफाइनाइट पे, तो मुझे इनफाइनाइट से यहां लाना है क्योंकि ज्वाइन करना है मुझे। बट अगर इधर से यहां लाऊंगा तो फिर मैं इसके बीच में एंटर कर जाऊंगा, बट इसके बीच में एंटर करना, क्योंकि आंसर कभी भी इसके बीच में आता, तो फिर आपको आंसर इनफाइनाइट से इधर लेके तो आना है, बट इधर एंटर नहीं करना। बट नीचे भी तो क्या है, इनफाइनाइट ऊपर है तो इनफाइनाइट नीचे भी तो है, तो वहां से लेके आओ ना भाई। सो ये हो गया आपका इनफाइनाइट से पाई, ग्राफ ज्वाइन हो गया, राइट। अब बताओ अगला पॉइंट, 3π/2 के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड, तो 3π/2 इधर है और नॉट डिफाइंड इधर भी है, नॉट डिफाइंड ऊपर भी है, तो 3π/2 नॉट डिफाइंड के सामने, 3π/2 के ऊपर, अगला पॉइंट ये होगा। या फिर देखो 3π/2 के नीचे और नॉट डिफाइंड के सामने, अब अगला पॉइंट ये भी होगा। तो हमें ये सोचना है कि यहां से नीचे जाएंगे कि यहां से ऊपर जाएंगे, तो बताओ कहां जाएंगे, नीचे जाएंगे। क्वाड्रेंट भी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर जाओगे तो इसमें एंटर कर जाओगे, और इसमें एंटर करना, तो ये हो गया आपका ग्राफ, राइट। और आगे आगे और बढ़ना है तो बढ़ सकते हो, 2π के लिए कितना है 1, तो 2π के लिए 1, तो 1 के सामने 2π के ऊपर, ये देखो। तो फिलहाल ग्राफ कहां पे, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से यहां आना है, बट नहीं आ सकते क्योंकि इसमें एंटर कर जाएंगे, तो इन्फिनिटी इधर भी है ना, तो यहां से ऐसे करो, बराबर है। अगर ग्राफ कंटिन्यू किया तो दोबारा इधर चले आओगे शायद, ठीक है। सो अब इस तरफ क्या होगा, तो मैं बोलूंगा दोबारा पॉइंट मत बनाओ, लॉजिक लगाओ। सेक माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। 2 मिनट पहले बोला था कॉस और सेक ऐसे फंक्शन है जो अपने निगेटिव एंगल को खा जाते हैं। तो जितना देखो, फिर फिजिक्स वाला लॉजिक लगाओ कि सेक का एंगल निगेटिव है या सेक का एंगल, आंसर तो इक्वल ही है, तो इसका मतलब जितना आंसर पॉजिटिव एंगल के लिए उतना आंसर, ये खाली कॉस और सेक के लिए होता है। तो फिर मुझे बताओ π/2 के लिए आंसर क्या था, बोलो π/2 के लिए नॉट डिफाइंड था, तो -π/2 के लिए भी क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, नीचे या फिर ऊपर। देखो नॉट डिफाइंड इधर होता है ना, या इधर होता है, तो ग्राफ फिलहाल इधर है, तो यहां से इधर नहीं आ सकते, बट यहां से ऊपर जा सकते क्योंकि इधर एंटर नहीं करना। अगला बोलो, नेक्स्ट एंगल क्या है, -π, तो -π के लिए आंसर कितना था, इधर देखो, पाई के लिए आंसर कितना था, पाई के लिए आंसर, तो -π के लिए भी उतना ही रहेगा, तो -π के लिए -1, देखो -1 यहाँ है, -π यहाँ है, तो ये होगा पॉइंट। तो मुझे इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से यहाँ अगर आप लेके आना है, नहीं लेके आ सकता क्योंकि इसमें इंटर कर जाएगा, बट इन्फिनिटी इधर भी तो है, तो फिर यहाँ लेके आओ। अब इसके आगे बस पैटर्न नोटिस करो, उधर कैसा है नीचे, तो इधर भी कहाँ गया नीचे, और यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो ये होगा आपका ग्राफ किसका, सेक का। अब सोच के बताओ वो इंटरवल जिसमें वैल्यूज रिपीट नहीं होती, सोच लिया क्या, क्या बोला, -π/2 से π/2, एक मिनट, जिसने -π/2 से लेके π/2 बोला वो सोच भाई, -π/2 से लेके -π/2 तो 2 टुकड़े होते हैं, पहला टुकड़ा ये, तो कर्व का है ऊपर, और 0 से लेके π/2 के लिए भी कर्व का है, तो ऊपर ही है, तो आंसर क्या होंगे, कर्व, कर्व अलग अलग होके फायदा नहीं, कर्व ऊपर है। बता दो वापस, देखो इधर एक एंगल लिया, तो उस एंगल के लिए आंसर क्या है, ऊपर है, और फिर इसको इधर लेना पड़ेगा। वैसे इधर भी बीच का एक एंगल लो, तो उसके लिए आंसर क्या है, ऊपर है, और इधर लोगे तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो फिर रिपीट नहीं हो रहे क्या, बताओ फिर, हाँ 0 to π, 0 to, बट तुम बोलोगे ज्वाइंट नहीं है, आपने एक बार बोला था ज्वाइंट होना चाहिए, ज्वाइंट ही है, तुम नहीं समझ रहे हो। ये 0 से कहा गया है और ये इन्फिनिटी से यहां आया हुआ है, तो ज्वाइंट नहीं है, 0 से और इन्फिनिटी से 0 या -1 जो भी है, राइट। तो इन्फिनिटी से ही तो इधर आया हुआ है, और वो इन्फिनिटी पे तो गया हुआ है, दिखने के लिए ज्वाइंट नहीं है, बट मीनिंग में क्या है, ज्वाइंट है। तो क्या बोला तुमने अभी मुझे,
0 टू, हाँ चल ठीक है, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई मैंने, ठीक है, तुमने जो बोला मैंने लिख लिया। अब बताओ इसको क्लोज ब्रैकेट करूं कि ओपन ब्रैकेट करूं? ओपन, पक्का? तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ओपन क्यों करते थे? क्योंकि हमें जीरो नहीं चाहिए, पाई नहीं चाहिए, उसके बीच वाले चाहिए, ठीक है, इसलिए ओपन करते थे। बट फिर इधर आ जाओ, इधर आपने क्या किया था? ओपन किया था ना। वो इसलिए क्योंकि जीरो के लिए नॉट डिफाइंड आ रहा था और पाई के लिए भी। तो नॉट डिफाइंड हमें हम लोग लेते नहीं ना, तो इसलिए यहां पे क्या किया था बोलो? ओपन किया था। बट यहां पे देखो, जीरो के लिए आंसर क्या आ रहा है? 0 टू पाई बोला ना तुमने, जीरो के लिए आंसर कितना है? 1। और पाई के लिए, जीरो के लिए 1, पाई के लिए नॉट डिफाइंड आ रहा है क्या? तो क्या इन दोनों का आंसर नॉट डिफाइंड है? नहीं है। तो क्या लेना चाहिए बोलो? क्लोज लेना चाहिए। बट तुम में से जिसको मैथ्स समझता है वो बोलेगा सर इन दोनों के लिए डिफाइंड है, चलो समझ में आ गया, आपने क्लोज किया। उसके बीच वाले एंगल के लिए आंसर रिपीट नहीं होता, ये भी समझ आया, क्योंकि इस ये जो एंगल है उनके लिए कर्व ऊपर है और इन एंगल के लिए कर्व का है नीचे, तो आंसर रिपीट तो नहीं होता। और आगे, बट इधर एक वैल्यू है, वो कौन है? पाई/2। पाई/2 जो है उसके लिए आंसर क्या आ रहा है? तो क्या हमें वो चलेगा क्या? तो हमें जीरो चलेगा, पाई चलेगा, उसके बीच के सारे एंगल चलेंगे, बट एक एंगल नहीं चलेगा। कौन? पाई/2, क्योंकि उस अकेले के लिए आंसर क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो पूरे डोमेन में से इसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बाहर क्या करेंगे? माइनस। और जिसको निकालना है वो एक ही, एक ही बहुत सारे, एक ही मतलब काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो फिर आपको करली ब्रैकेट करना चाहिए पाई/2। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आया? 0 टू पाई माइनस पाई/2। इसका मीनिंग समझा क्या? पाई/2 क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके लिए आंसर क्या होता है? इंटरवल सेट में वो नहीं चलता जिसका आंसर क्या है बोलो? नॉट डिफाइंड है। इसलिए इस इंटरवल में नॉट डिफाइंड आंसर देने वाला एंगल नहीं चलेगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इस ब्रांच में क्या एग्जिस्ट नहीं करता बोलो? सॉरी, इस ब्रांच में आंसर रिपीट होता तो इस ब्रांच में जो यहां से यहां तक, इसमें आपका फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। तो ये और ये इंटरवल हमने लिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, और इसको हमने निकाल दिया। इसको हमने लिया, इसको हमने लिया, ठीक है। उसके बीच वाले भी हमने लिए, बट इसको नहीं लिया हमने, ठीक है। तो अब ये लिख दो अब यहाँ पे। तो बोलो y इज इक्वल टू क्या? सेक x, x बिलोंग्स टू, तो r माइनस सेक किसके लिए नॉट डिफाइंड? तो ऑड मल्टी, सेक 90 नॉट डिफाइंड आया था ना, हाँ, तो r माइनस 2n माइनस 1 इंटू पाई/2। और सेक का आंसर कभी भी किसके बीच में नहीं आता था? -1 और 1 के बीच में, ठीक है। सो ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। हमें किसके लिए चाहिए बोलो? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो फिर सेक का इनवर्स क्या होगा? सेक इनवर्स, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे और वाई की जगह पे एक्स, ये इधर आएगा, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू क्या? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ना, याद है ना? इधर हमेशा क्या आता है? हाँ, क्या है वो? अब इस, और फिर इसको लिस्ट में इंक्लूड कर लो। तो जिसको भी कुछ नहीं आता उसको कम से कम ये लिस्ट आनी चाहिए। तो ये फोर्थ हुआ, अभी आएंगे फिफ्थ। y इज इक्वल टू सेक एक्स, उसका इनवर्स हुआ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ y। y का आंसर जो है इसका वो -1 और 1 के बीच में कभी भी नहीं आता है। और x जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है 0 टू पाई ना, ठीक है। लास्ट, ठीक, इसके बाद कर लेता हूँ, अभी जगह नहीं है।
सो लास्ट वाला क्या है बोलो, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। 0 से लेके 90 तक का टेबल यहाँ लर्न होना चाहिए। तो 0, 90, 180, 270, 2 पाई, 360। कोसेक 0 कितना होता है? कोसेक 90 1 होता है गधो। कोसेक 90, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का ना। तो कोसेक 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90। साइन 90 1 है तो 1 अपॉन 1 कितना होगा? फिर कोसेक 180 और कोसेक 2 पाई। हाँ तो बस हो गया, ये इनको ऑल एंगल बोलते हैं। बट ऑल एंगल में से अगर आप देखोगे तो इनके लिए कोसेक क्या आ रहा है? मतलब ये उसके डोमेन में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो उसकी डोमेन में से निकाल दो। किसको निकाल दो? कौन से? ये मल्टीपल ऑफ पाई ना, मल्टीपल ऑफ पाई, और y बिलोंग्स टू। अब ये तो तुमको डोमेन और रेंज में देखना चाहिए, बट फिर भी मैं तुम्हें शॉर्टकट दे सकता हूँ। अगर आप देखोगे, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो सेक का आंसर कितना आया? सेक का आंसर 1 आया। फिर नॉट डिफाइंड भी आया। फिर क्या आया? -1 आया। और फिर क्या आया? इसके बीच में कभी भी आया तो ये सेक जैसा ही है। जैसा सेक का आंसर कभी भी -1 और 1 के बीच में आता, तो वैसे कोसेक का भी आंसर 1 और -1 और 1 के बीच में नहीं आता। इसलिए तो उसका नाम कोसेक है। कोसेक, कोसे सेक जैसा, कोसेक। सो आई वाई आर -1 to 1। तो सेक जैसा इसका भी आंसर -1 और 1 के बीच में आता। कोई भी नंबर आएगा बस उसके बीच में नहीं आएगा। अब करना है ग्राफ ड्रॉ। हाँ तो क्या होगा? 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। ये होगा -π/2 माइनस, क्या बोलो, -पाई, -3 π/2 -2 पाई। अच्छा अब क्या होगा? तो हाँ तो हाँ जिसके लिए नॉट डिफाइंड आंसर आता है, हाँ 1 और -1 का भी कर लेता हूँ। तो इस बीच में कभी जाना नहीं, ग्राफ इसके बीच में एंटर नहीं करना चाहिए। ये भी ग्राफ इजी हो जाएगा। और पाई के मल्टीपल में जो भी है उनके लिए नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा है। तो ये पाई, 2 पाई, -पाई, 2 पाई। ठीक, अब क्या होगा देख लो। चलो शुरू कर लेते हैं। तो कहाँ पे? अच्छा वो तो बनाना पड़ेगा। एक्स वाई, एक्स कमा वाई, 0 π/2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई। तो ये क्या आएगा? कोसेक, सॉरी 0 के लिए कितना आंसर आ रहा है? और ये 1, ये शायद 0, -1 और ये 0। चलो शुरू। तो फिर बोलो, x 0 है मतलब x नहीं है, और y कितना है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से नॉट डिफाइंड इधर से शुरू होगा ग्राफ। फिर अगला π/2 के लिए आंसर कितना है? 1। तो π/2 ये और ये 1। तो अगला पॉइंट ये, तो यहाँ से यहाँ कर दिया ज्वाइन। अच्छा इधर क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है आगे बोलो। 3 π/2 के लिए, अच्छा पाई के लिए कितना है? 0, नॉट डिफाइंड। हाँ पाई के लिए नॉट डिफाइंड। सो ये पाई है, राइट। नॉट डिफाइंड इधर ऊपर भी है, नॉट डिफाइंड इधर नीचे भी है। तो यहाँ से ऊपर जाए कि नीचे जाए? क्योंकि नीचे आओगे तो इसके बीच में आ जाओगे ना, और इस बीच में आना है कि नहीं आना है? क्योंकि सेक का आंसर कभी भी -1 और के बीच में, तो कव भी नहीं होता ना उसके बीच में। ठीक है आगे बोलो। फिर 3 π/2 के लिए कितना? -1। तो 3 π/2, -1 इधर है, 3 π/2 इधर है, ये होगा ग्राफ, राइट। तो इधर इन्फिनिटी पे ग्राफ था ना वो, तो इन्फिनिटी से इधर ऐसे तो नहीं ला सकते ना, बट इन्फिनिटी नीचे भी है तो नीचे से आ जाएगा, राइट। तो पैटर्न देख लो, फिर ये नीचे आया तो यही से कहाँ गया? ऊपर। तो शायद यही होगा, ऐसा ऐसा। ठीक है होगा, वैसे ही होगा। तुम चाहिए तो चेक कर लो। बोलो क्या है? 2 पाई के लिए क्या इन्फिनिटी है ना? ये देखो 2 पाई के लिए इन्फिनिटी। तो ऊपर वाले इन्फिनिटी पे तो नहीं जा सकते ना, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। तो बस वही पैटर्न नोट ये कर लो। अच्छा इधर क्या होगा? तो कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है। ये जरा देखो जरा। हाँ तो कोसेक आपको पता है, कोसेक वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेक और
सेक और कॉस वो होते हैं जो अपने नेगेटिव एंगल को खाते हैं, सेक और कॉस, हाँ, बट कोसेक तो नेगेटिव एंगल को नहीं खाता, तो बाहर निकालता होगा। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको कि कोसेक का एंगल नेगेटिव है और यहाँ पे कोसेक का एंगल, तो दोनों का आंसर इक्वल होता है, बट बीच में साइन इधर इधर क्या आ रहा है, माइनस। तो आंसर इक्वल रहेगा, बस साइन में डिफर करेगा। मतलब अगर इसका आंसर 1 रहेगा तो इसका क्या रहेगा, -1, और इसका -1 रहेगा तो इसका क्या रहेगा, हाँ ऐसा। ऐसा क्यों कर बोल रहा हूं मैं, ऑपोजिट आंसर रहेगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। सेक में बीच में माइनस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बोला था आंसर क्या है, सेम है, बट इधर बीच में माइनस आया ना, इसलिए आंसर ऑपोजिट रहेंगे। तो चलो शुरू कर देते। तो सबसे पहला कौन है, π/2 है, तो π/2 के लिए आंसर कितना है, 1, तो -π/2 के लिए क्या रहेगा, -1, ऑपोजिट आंसर, एंगल निगेटिव तो आंसर ऑपोजिट। तो अगला पॉइंट ये रहेगा। तो फिलहाल ग्राफ कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से इधर लेके आना है, नहीं लेके आ सकते, इन्फिनिटी तो फिर नीचे भी है ना, तो यहाँ पे जाएगा। और फिर ये पैटर्न में देख पा रहा हूँ, तो यही से कहाँ जाएगा, नीचे, और फिर यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो चलो ठीक है, एनीवेज, तो अभी इसको देखो और बताओ कि कौन सा इंटरवल लूं जिसमें आंसर्स रिपीट नहीं हो रहे। सोच के बताओ, पक्का, क्या बोला, -π/2 से, ठीक, -π/2 से 0 तक ग्राफ का है, और 0 से π/2 के लिए ग्राफ का है, एग्रीड, आंसर रिपीट नहीं होता। तो मैं इंटरवल लूंगा, बोलो -π/2 टू π/2। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, एक भी बार करेक्ट आंसर नहीं दिया कॉन्फिडेंटली, क्लोज इंटरवल करूं कि ओपन इंटरवल करूं, सोच के बताओ क्या बोलता हूं मैं। ओपन कब करते हैं, जब ये दोनों एंगल आपको नहीं चाहिए, बस बीच वाले चाहिए, है ना। और क्लोज कब करते हैं, जब ये दोनों भी चाहिए, बीच वाले भी चाहिए। ओपन की क्लोज, हाँ, तो -π/2 के लिए आंसर -1 है, π/2 के लिए आंसर 1 है, तो डिफाइंड है ना, तो ये चलेगे ना, तो क्लोज कर दो। बट आप एक लॉजिक लगाओ, इन दोनों, ये पूरे इंटरवल में एक ऐसा एंगल है जिसके लिए आंसर नॉट डिफाइंड आता है, 0, वो एंगल चलेगा कि नहीं चलेगा, उसको निकालना पड़ेगा, तो निकाल दिया, समझा कि नहीं। ये आया आपके कोसेक का क्या, बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कोसेक का क्या है ये, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसमें कोसेक का क्या एग्जिस्ट करेगा, बोलो, इनवर्स। सो इस लिस्ट में उसको ऐड कर देता हूं, तो बोलो सिक्स्थ फंक्शन, तो y इज इक्वल टू क्या था, बोलो, कोसेक x। तो उसका इनवर्स मैंने डिफाइन नहीं किया, बट डायरेक्टली लिख रहा हूं, अभी दिमाग लगाओ। तो क्या लिखूंगा, कोसेक के जगह पे क्या लिखूंगा, कोसेक इनवर्स, x की जगह पे और y की जगह पे, ठीक है। अच्छा, कोसेक जैसा इसका भी आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आता। तुम एक बात नोटिस करो, इन दोनों का आंसर सेम, इन दोनों का भी आंसर और इन दोनों का भी आंसर सेम, समझा कि नहीं। साइन कोसाइन है कि नहीं, मतलब साइन जैसा, ये दोनों का भी आंसर सेम है, इन दोनों का भी आंसर सेम है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस तुम लोग को अलग अलग ही मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा, इधर क्या आया, अभी इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आया 0, अच्छा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और उसमें से कौन निकालना पड़ेगा, 0 निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये आई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एटलीस्ट आपको कम से कम प्रिंसिपल, अगर मैं बोर्ड की बात करूं, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो कम से कम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखो, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करने तो आपको ये रेंज भी याद होनी चाहिए, बट कम से कम ये इसको तो याद करो मिनिमम एटलीस्ट, ठीक है।